गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे सीजीपीएससी 2022 का पेपर, जो कि लास्ट ईयर कब हुआ था, 2023 में 12 फरवरी के को ये पेपर था। तो अब इसका ना पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। तो एक बार देखते हैं इसके सारे क्वेश्चंस को एक बार, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर दे चुके हैं, इसके पहले भी पेपर देते आ रहे हैं, उनको तो सब क्लियर होगा, लेकिन जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो उनके लिए बता दे रही हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। 50 मार्क्स आपका इंडियन जीएस रहता है और 50 मार्क्स आपका छत्तीसगढ़ जीएस रहता है। तो एक बार प्रीवियस पेपर को देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से गलत मिलान को चुनिए। यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, HRIDAY। तो इसका मीनिंग क्या है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। सेकेंड है SEHAT, इसका फुल फॉर्म क्या दिया, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन। थर्ड दिया है AMRUT, मीन्स अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और फोर्थ ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो भी है, ये तीनों के तीनों ए भी करेक्ट नहीं है, बी भी करेक्ट नहीं है एंड सी भी करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, मीन्स नन ऑफ द अबव। यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है, G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों का औपचारिक समूह है। सेकेंड है G20 का सचिवालय लंदन में है। थर्ड है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट और सेकेंड, मीन्स G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों का औपचारिक समूह है, ये वाला आंसर करेक्ट है। सेकेंड, G20 का सचिवालय लंदन में है, तो ये दोनों बातें करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन 1 एंड 2। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है, इसके द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है। तो जो हम इसरो द्वारा वर्ष 2022 में जो हम भेजे थे PSLV, उस मिशन का नाम क्या था, PSLV C54। क्या नाम था, PSLV C54, ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर देखेंगे क्वेश्चन, भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो 18वां। फिफ्थ क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के बारे में क्या सही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन एक बार रीड कर लेते। वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई। सेकेंड ऑप्शन है वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रही। वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई। अब देखेंगे 7th नंबर, क्या लिखा हुआ है, फीफा U70 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया। फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से 2 बातें सही है। कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया और प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया। तो मोहसेन शहीदी को दिया गया। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसको दिया गया, तो मोहसेन शहीदी को दिया गया। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा हुआ है, क्वाड QUAD समूह के संदर्भ में क्या सही है। तो हमको यहाँ पे 3 बातें लिखी है। फर्स्ट लिखा है, जो क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक जो हुई 2017 में हुई।
सेकेंड बात क्या लिखा है, क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित हुई। थर्ड लिखा है क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता IPMDA पहल की घोषणा हुई। तो ये तीनों में से कौन सी बातें सही है क्वाड के बारे में, तो थर्ड वाली बात सही है। क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता IPMDA पहल की घोषणा हुई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल थर्ड। 11 नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित 44 चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है। तो तीन ऑप्शन है हमारे पास, ओपन वर्ग में 188 टीम तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया। सेकंड बोल रहा है भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। थर्ड बोल रहा है भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। तो यहाँ पे ये जो तीनों ही बातें हैं, तीनों ही बातें इसके बारे में सही लिखी है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मीन्स ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया। सेकेंड बात क्या है, भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। और थर्ड बोल रहा है भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। यहाँ तक का क्लियर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो किस फॉर्म में दिया है, कॉलम 1 में दिए गए फसलों को कॉलम 2 में दिए गए राज्यों के साथ मेल करना है। मतलब जो कॉलम 1 में आपके फसल दिया, कॉलम 2 में राज्य के नाम दिया, तो कौन सी फसल कौन से राज्य का, आपको इसको मैच करना है। तो रागी कहाँ का है, कर्नाटका का है। बाजरा कहाँ का है, राजस्थान का है। जवार कहाँ का है, महाराष्ट्र। और उड़द कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आंसर। अगेन एक बार पढ़ते हैं, रागी कहाँ का है, तो रागी कर्नाटका का है। बाजरा राजस्थान, जवार महाराष्ट्र और उड़द मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे 4 बातें लिखी हुई है, हमको पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट कथन लिखा हुआ है, भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में 4थे स्थान पर है। ये बात बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है, भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगा GW है, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में है, ये भी गलत है। और फोर्थ लिखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को ICAR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में हमको सजाना है। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, सी। ये जो भी मैंने आंसर्स लिए, जो ये मॉडल आंसर CGPSC के साइट से आए हैं, ये सारे वो आंसर है। क्लियर है आप। तो सी में क्या लिखा हुआ है, एंटीसोल्स, फिर क्या है एंटीसोल्स के बाद एल्फीसोल्स, एंड उसके बाद क्या है एल्डीसोल्स, और लास्ट क्या है अल्टीसोल्स। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए, हमको सही विकल्प चुनना है। तो फर्स्ट लिखा है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। क्या बोल रहा है, समुद्र की दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। सेकेंड बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जल वाष्प की संघन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाली बात भी सही है और सेकंड भी सही है। मीन्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। 1 और 2 दोनों सही है, तथा जो सेकंड है वो 1 का सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्या लिखा हुआ है, जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है। तो जेट प्रवाह के बारे में तो हमको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट लिखा है, जेट प्रवाह तिब्बत के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। सेकेंड बोल रहा है, हमको तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। थर्ड बात बोल रहा है, जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ से जो फर्स्ट और सेकंड वाली लाइन है वो करेक्ट लिखी हुई है। फर्स्ट बोल रहा है, जेट प्रवाह तिब्बत के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है, तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है,
तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, निम्न जीव मंडल निचियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में तो सबसे पहले नंदा देवी आ जाएगा, सेकेंड पंचमढ़ी आ जाएगा, एंड थर्ड आपका अगस्त्य मलाई, फिर आपका पन्ना, फिर आपका कंचनजंगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, निम्न का सही मिलान कीजिए। मतलब एक हमको ऑप्शंस दे दिए, एक फर्स्ट ब्लॉक में और सेकंड ब्लॉक में हमको मैच करना है। क्या लिखा हुआ, उत्तर पश्चिमी हिमालय। उत्तर पश्चिमी हिमालय किससे मैच होगा, शिवालिक श्रेणी। सेकेंड है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ये किससे होगा, जास्कर। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ये होगा लेप्चा जनजाति। अरुणाचल हिमालय, ये होगा नमचा बरवा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रायद्वीपी पठार के संबंध में क्या सही नहीं है। प्रायद्वीप पठार, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, बोल रहा है प्रायद्वीप के पठार में जो संबंध में सही नहीं है उसको टिक करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। सेकेंड बोल रहा है प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। थर्ड बोल रहा है इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां हैं। तो ये तीनों में से फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और थर्ड सही है, मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है, और थर्ड है इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिन। निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाए। तो हमको राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा कर्नाटक, सेकंड हो जाएगा गुजरात, फिर ओडिशा, फिर होगा केरल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्या लिखा, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 282। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है, बिल्कुल गलत है। सेकेंड बोल रहे किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है, ये भी गलत है। थर्ड लिखा है, विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन लिखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से इनमें से कोई भी नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। क्या बोल रहा है, अगेन क्वेश्चन को रीड करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में इसमें जो ऑप्शन लिखा है क्या सही नहीं है। पहला लिख रहा है, इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये होगा, ये वाली जो बात कह रही है ये बात इसके संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, क्या लिखा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था। क्या लिखा, अगेन क्वेश्चन को रीड करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो पट्टाभी सीतारमैया शामिल नहीं थे। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। क्या लिखा हुआ, निम्न का सही मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार किसके अंदर आ जाएगा, तो अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर आ जाएगा। संविधान उपचारों का अधिकार, इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के अंदर आएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ये अनुच्छेद 23-24 में आएगा। समानता का अधिकार ये किस में आएगा? अनुच्छेद 14 से 18। अगेन सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका अनुच्छेद 23-24। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से क्या सही है? संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड लिखा है यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। थर्ड स्टेटमेंट 74 संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट वाला सही होगा, तो ऑप्शन सी केवल 1 हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्या लिखा? संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? तो फर्स्ट लिखा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। थर्ड है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तो यहाँ से जो फर्स्ट और थर्ड ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। 29 क्वेश्चन। सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो आंसर हो जाएगा 61 संविधान संशोधन अधिनियम। अगेन देखो सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 61 संविधान संशोधन अधिनियम, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। क्या लिखा है? निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। सेकेंड है अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट को रीड करके हमको सही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और सेकंड फर्स्ट का सही कारण है। सेकंड ऑप्शन लिखा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है परंतु सेकंड फर्स्ट का सही कारण नहीं है। ऑप्शन सी लिखा है फर्स्ट सही है तथा सेकंड गलत है। डी लिखा है फर्स्ट गलत है तथा सेकंड सही है। क्या लिखा है? अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, तो सही बात है। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और सेकंड फर्स्ट का सही कारण है। अब 31 देखेंगे क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो चार्टर एक्ट में क्या कुछ ऑप्शंस दिए है। इस एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की, गलत। सेकेंड लिखा है इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया, ये भी गलत। सी लिखा है इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया, तो ये वाली बात करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्या लिखा है? निम्न में से क्या सही नहीं है? मनुष्य के श्रव्यता का परिसर लगभग 20 से 10 होता है। फिर सेकेंड है 10 की आवृत्ति से अधिक की ध्वनिया को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। थर्ड है भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनिया उत्पन्न होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही बातें सही नहीं है। क्या बोल रहे हैं ना, निम्न में से क्या सही नहीं है, तो तीनों ही बातें इसने गलत लिखी है। क्वेश्चन नंबर 33। क्या लिखा है? अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिया? तो कौन सी जेल में किया? यरवदा जेल में किया। कौन से जेल में किए? तो अरवदा जेल में किए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन से कथन सही है? पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। सेकेंड बात है
स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती है। थर्ड लिखा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसने तीनों ही बातें सही लिखी है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटने क्रम में सजाए। तो फर्स्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड, फिर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, फिर हो जाएगा एथेनॉल और फिर हो जाएगा आपका मीथेन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा है, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है। इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं। सेकंड दिया है एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है। थर्ड बात बोल रहा है सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट बात सही है, इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, और थर्ड वाली बात सही लिखी हुई है, सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37 मैचिंग करना है। सिलिकॉन यहाँ पे एलिमेंट्स और ये इनकी वैलेंसी है। तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और सल्फर की वैलेंसी 2। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। किलीच खान में मुबारिज खान के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड है निजाम उल मुल्क ने शक्र खेरा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था। थर्ड है जुल्फिकार खान ने निजाम उल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि से नवाजा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। फर्स्ट और थर्ड वाली बात सही है, सेकंड वाली बात गलत, सही नहीं है। तो फर्स्ट वाली बात और थर्ड वाली बात सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट और थर्ड। 39 क्या बोल रहा है, सर 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है बोल रहा है। तो इस अधिवेशन में अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने की थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। तो ये सेकंड वाली बात गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमको मैच करना है निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष से मैच करना है हमको। तो फर्स्ट है बिमलीपट्टम। बिमलीपट्टम कब हुआ था स्थापना, 1641 में हुआ था। कराईकल कब हुआ था, तो कराईकल हुआ था 1645। कोचीन कब हुआ था, 1663 में हुआ था स्थापना। और चिंसूरा 1653 में हुआ था। अंबर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो यह लड़ाई बोल रहा क्या सही नहीं है, तो पहले एक बार रीड कर लेते हैं। यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवर उद दीन का मुकाबला किया। इस युद्ध में अनवर उद दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ये वाली बात बस गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीन्स आंसर केवल 1। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 क्या लिखा हुआ है, निम्न का सही मिलान करें। हमको यहाँ पे मैचिंग करना है। फर्स्ट लिखा है अफोंसो डी अल्बुकर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा 1510 में गोवा पर आधिपत्य, तो फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। सेकेंड बोल रहा है बी का फर्स्ट नूनो डा कुन्हा, तो पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना। ऑप्शन सी पेट्रो अल्वेरेज काब्राल। ऑप्शन सी का है सेकेंड सितंबर 1500 में भारत आगमन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या लिखा है, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है। तो यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला। इस मिशन में एंटोनियो मॉन्सरेट शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों बातें ही सही है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन सी वराह मिहिर की रचना नहीं है। वराह मिहिर की रचना कौन सी नहीं है, तो अमरकोश, ये इनकी रचना नहीं है। राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे वे नागभट्ट सेकंड के पुत्र थे। उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया।
तो फर्स्ट वे नागवट सेकंड के पुत्र थे, ये वाली बात गलत है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, मीन्स ऑप्शन बी केवल वन। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है बोल रहा है। तो वास्को डी गामा ने 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जामोरिन था। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। थर्ड बोल रहा वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन। ऑप्शन वन मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा केवल वन, यही वाला फर्स्ट वाली बात बस सही है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, अगेन मैचिंग है। यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल है और यहाँ पे उनके प्रेसिडेंट है। तो प्रथम बौद्ध परिषद का प्रेसिडेंट कौन था, महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध परिषद का कौन था, तो सबकामी। तृतीय बौद्ध परिषद इनके कौन थे, तो मोगली पुत्र तिस्य। और चतुर्थ बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 48, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थकर माना जाता। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। उन्होंने 527 में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग किया। तो वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने तो विवाह किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब है क्वेश्चन नंबर 49, अगेन हमको मैचिंग करना है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में सोन नदी घाटी, मध्य पाषाण काल बुर्जहोम, नौ पाषाण काल भीमबेटका गुफा और ताम्र पाषाण काल क्या हो जाएगा, बनास घाटी। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 50 क्या लिखा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला बनाए जाते थे। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन ए। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। और सेकंड क्या, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। तो ये हमने अभी 50 क्वेश्चन कवर किए। जो 50 क्वेश्चन है ये आपके इंडियन जीएस के हैं और ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है।